पिछले एपिसोड में मैंने एसटीबीटी हॉस्पिटल शुरुआत करने के पहले जो डिफ़िकल्टी मैंने फेस किया था उसके बारे में आपको बताया। अब जब हमने डिसाइड किया और टेस्ट बेबी शुरुआत की तो स्टार्ट यहाँ से हो गया कि टेस्ट बेबी की लैब जो सेटअप करने वाले लोग थे वो सिर्फ बॉम्बे पुणे बड़े कंपनियों के लोग वो बॉम्बे पुणे में सेटअप करने को तैयार होते थे। यहाँ का लातूर तो उनको विलेज के जैसा लग रहा था और यहाँ सेटअप करने हुए तो वो बहुत सारे कॉस्ट भी मुझे बता रहे थे। उनका आना जाना, जब तो ट्रेन भी नहीं थी, डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, इनडायरेक्ट ट्रेन थी, कुलगोड़ी तक आना वहाँ से ये, तो ये सब डिफ़िकल्टीज आ रहे थे। फिर भी हमने किसी तरह मेरे बॉम्बे के फ्रेंड सर्कल ने यहाँ पे एक लैब सेटअप वाले को भेज दिया और फिर हमने लैब सेटअप की। लैब सेटअप करते वक्त भी जो कॉस्ट फैक्टर था कि यहाँ के लोगों को जो फिजिबल है ये हिसाब से, और मुझे भी शुरुआत के दिन थे, मेरे पास कुछ पैसों का उतना इजीली मनी को अवेलेबल नहीं रहने की वजह से मुझे बैंक के लोन ये वो बहुत सारी चीज़ें करने पड़े और फिर हमने लैब सेटअप किया। लैब सेटअप करने के बाद उसका क्लीनिंग, उसका ये टेक्निक यहाँ के किसी लोगों को मालूम नहीं थी, किसी लैब टेक्नीशियन को मालूम नहीं थी, या फिर यहाँ कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं था। फिर उसके बाद जैसा ही लैब सेटअप हो गई तो क्लीनिंग वगैरह जो करने वाले सब बॉम्बे से लोग आते थे, फिर उनके चार्जेस उनका ये, फिर हमने शुरुआत तो करनी है किसी तरह, और मेरे सर का आदेश भी था तो हमने शुरुआत की। दूसरी डिफ़िकल्टी हमारे पास ये आनी शुरू हो गई कि सबसे पहले तो ये आ गया कि यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन, जैसा कि फोम फ्रीजिंग है, स्पॉन्ग फ्रीजिंग है या फिर एम्ब्रियो फ्रीजिंग है, इसके लिए जो लगता है मीडिया वगैरह तो ठीक था वो, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन जो मिलने का था यहाँ हाथों में लिक्विड नाइट्रोजन नहीं मिल रहा था। फिर हमने कोशिश की कि लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंडरी में जो जानवरों का सीमेन फ्रीजिंग का जो रहता है तो उससे हमने थोड़ा कोलैबोरेशन किया और उनसे कहा कि आप कहाँ से मंगाते हो, तो वो लोगों ने कहा कि हम औरंगाबाद से मंगाते हैं। तो फिर उनके साथ हमने औरंगाबाद से लिक्विड नाइट्रोजन मंगाना शुरू किया। लिक्विड नाइट्रोजन मंगाना तो वो भी इतनी डिफ़िकल्ट बात थी कि प्राइवेट व्हीकल करके लिक्विड नाइट्रोजन मंगाने का वो बहुत कॉस्टली पड़ता था, लेकिन करना तो था। और धीरे धीरे लिक्विड नाइट्रोजन का अरेंजमेंट हो गई। फिर उसके बाद मेडिकेटेड CO2 जो लगता है, CO2 सिलेंडर तो नॉर्मल CO2 सिलेंडर मिलते हैं, लेकिन IVF के लिए लगने वाला मेडिकल ग्रेड का जो CO2 था वो यहाँ नहीं मिलता था। तो वो वहाँ से हमने बॉम्बे से अमोल एजेंसी बोल के जो है तो उससे जाके थोड़ा सा हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए इतना भेज दो। फिर उन्होंने कुछ किया, ट्रांसपोर्ट ये वो सब बाकी सब चीज़ें करके लिक्विड नाइट्रोजन का हो गया। फिर उसके बाद से मेडिकेटेड CO2 का भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते जब नंबर ऑफ पेशेंट जब देखे तो शुरुआत के पीरियड में नंबर ऑफ पेशेंट जब हमारे खुद के रिजल्ट भी नहीं थे, हमारी पब्लिसिटी भी उतनी नहीं थी, तो पहले बैच में सिर्फ 7 पेशेंट आ गए। और वो 7 पेशेंट आने के बाद 7 पेशेंट का हमने IVF शुरू किया। IVF शुरू करने के पहले एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बड़ा प्रॉब्लम आ गया। एम्ब्रियोलॉजिस्ट सिर्फ बॉम्बे या पुणे में जाते थे और वो लोगों को भी इनकन्वीनियंस था, इसलिए हमारे को डेली रूटीन बेसिस पे IVF शुरू करने के बजाय हमने बैच बेसिस पे शुरू किया, ताकि बहुत सारे पेशेंट, सब पेशेंट को हम इकट्ठा करें और एक साथ करें ताकि वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बार बार आना ना पड़े। और इसी तरह से हमने रूटीन IVF करने के बजाय बैच में IVF करने शुरू किया। हर महीने को पेशेंट जमा करने का, फिर उनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए और वो अपॉइंटमेंट लेके फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने। इसमें दूसरा ये प्रॉब्लम होता है कि जो मीडिया है, जो ड्रग्स है, वो कोल्ड चेन मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम था। तो वहाँ से कोल्ड चेन मेंटेन हो रही या नहीं हो रही, इसके लिए भी बहुत हमारे को अटेंटिव रहना पड़ता था। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ से कोल्ड चेन मेंटेन हो सकती है, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर कोल्ड चेन मेंटेन करके देता है या फिर जो लैब मीडिया जो है कोल्ड चेन मेंटेन करके देती है, सिर्फ ऐसे लोगों का हमने शोध लिया और उसके साथ फिर हमारे को कंफर्म होने के बाद ऐसे लोगों से हमने मीडिया ड्रग्स लेने शुरू किए और पहली बैच किए। पहली बैच करने के बाद सिर्फ उसमें 30% रिजल्ट आए, 30% रिजल्ट आए और उसके बाद भी उस पेशेंट उस पहली बैच में एक OHSS हो गया, जो कि OHSS इट इज़ वन ऑफ द डेडली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द IVF ट्रीटमेंट। इस तरह शुरुआत के दौर में मनी और मटेरियल का प्रॉब्लम था। अब
OHSS या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, इस कॉम्प्लिकेशंस को कैसा डील करेंगे, ये एक प्रॉब्लम था। जब हमारा पहला पेशेंट OHSS हो गया, OHSS होने के बाद यहाँ के मेरा फर्स्ट IVF सेंटर था, तो यहाँ के ICU सेंटर को OHSS ये क्या है, ये क्या बीमारी है, इस कॉम्प्लिकेशन का इलाज क्या है, ये उनको भी मालूम नहीं था। तो जब OHSS हो गया तो मैं यहाँ के एक फेमस ICU में पेशेंट को एडमिट किया और एडमिट करके वहाँ के डॉक्टर्स लोगों को कि ये OHSS है, तो मैंने OHSS क्या होता है उनको पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने और मैंने दोनों ने मिलकर उस OHSS के पेशेंट को हमने ट्रीट किए। OHSS एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, लेकिन उस दौरान पहली बैच उसमें रिजल्ट भी सिर्फ 30% और उसमें का एक पेशेंट OHSS होना, ये हमारे लिए बहुत डिस्करेजिंग था कि हमारी हिम्मत टूटने जैसा था। लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स जो ICU के डॉक्टर्स और हमने मिलके उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से उसका इलाज किया और छठे दिन पेशेंट अच्छा हो गया। ये अलग बात है कि वो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हुआ, हालांकि OHSS में अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होता तो और सीरियस होता, तो हमने उस पेशेंट को प्रेग्नेंट होने नहीं दिया। हालांकि टेस्ट बेबी करेंगे तो प्रेग्नेंट होने की भी कोशिश करते हैं, हमने प्रेग्नेंट होने नहीं दिया और पेशेंट सीरियस जो पेशेंट था उसको हमने बचा लिया। और उसके नेक्स्ट साइकिल में उसके बाद दूसरे इसमें उसे करके वो पेशेंट को भी बच्चा हो गया, तो उससे हमारी हिम्मत बढ़ गई और हम टेस्ट बेबी करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करते करते अभी जब कोविड शुरू हो गया, कोविड के पीरियड में जब हमारी बैच थी तो वो स्पेसिफिक उस पीरियड में जब कोविड का जोर कम था तो उसने उस एक बैच की थी, उस बैच में मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई। अब उस मल्टीपल प्रेगनेंसी मेरे पास वो मल्टीपल प्रेगनेंसी एम्ब्रियो रिडक्शन करने का शुरुआत के पीरियड में तो मैं नहीं करता था, तो बॉम्बे के डॉक्टर आते थे और एम्ब्रियो रिडक्शन करते थे। हालांकि मेरा ट्रेनिंग हो गया था, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल था कि प्रेगनेंसी हो कहीं अपने ट्रेनिंग कम रहने की वजह से किसी को कॉम्प्लिकेशन न हो, इसलिए मैं करता नहीं था। जो चीज़ मुझे एक्सपर्ट या परफेक्टली आती थी वही करता था, तो मैं एम्ब्रियो रिडक्शन नहीं करता था। लेकिन जब ट्रेन बंद हो गई, कोविड पीरियड में एक पेशेंट को मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई और मल्टीपल प्रेगनेंसी में तो अबॉर्शन होने का डर था और पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो रहा था। ब्लीडिंग के पीरियड में भी हम एम्ब्रियो रिडक्शन नहीं कर सकते और मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं था। मतलब आई वॉज एक्सपर्ट बट आई हैव नॉट प्रूव्ड इट। मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ ये मुझे खुद को नहीं लगता था जब तक मैंने खुद नहीं किया था। जैसा कि मैं बॉम्बे के डॉक्टर को फ़ोन किया कि मुझे एम्ब्रियो रिडक्शन करना है, तो वो बोला कि अभी तो ट्रेन बंद है, मैं आ नहीं सकता और कोविड इतना चल रहा है कि अब मैं इस पीरियड में मैं नहीं आ सकता, रिस्क नहीं ले सकता। सीनियर डॉक्टर थे, उनका एज भी 75 ईयर्स था और ही वॉज ए एक्सपर्ट और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से सिखाया। लेकिन उन्होंने फ़ोन पे बोला मुझे कि जैसा कि आपने देखे होंगे वो इसमें 3 इडियट पिक्चर में आमिर खान जैसे डिलीवरी करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मैंने वैसा ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं ट्रेन था, आई वॉज ट्रेन, मुझे सर्टिफिकेट भी था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उस दौरान हमने एक जो यहाँ के ST डिपार्टमेंट में थी, वहाँ 3 बच्चे थे और ब्लीडिंग हो रहा था, तो मैंने कोरोना के पीरियड में मेरा फर्स्ट एम्ब्रियो रिडक्शन किया और सर ने मुझे वहाँ से गाइड किया और मैंने यहाँ पे एम्ब्रियो रिडक्शन किया और वहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तो एम्ब्रियो रिडक्शन मैं ही करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 या 3 मिनट में एक एम्ब्रियो रिडक्शन करता हूँ। बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम करते करते हम इस दौर में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 15,000 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं। एम्ब्रियो रिडक्शन हम रूटीनली करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो OHSS वो जो एक पेशेंट हुआ था उसके बाद हमने OHSS होने नहीं दिया, जो कि अगोनिस्ट प्रोटोकॉल था हमने वो परफेक्टली स्टॉप कर दिया। अगोनिस्ट प्रोटोकॉल के बजाय हम एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल करते हैं और एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में अल्हम्दुलिल्लाह एक भी OHSS नहीं होता है। तो जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन था जिसका मुझे डर था हमेशा, तो अब OHSS ही नहीं होता है तो मैं भी बहुत रिलैक्स हो चुका हूँ। अब इसी तरह अब उसके बाद हमने थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन शुरू किया। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन में डोनर सिस्टम जो रहती है कि अगर किसी औरत को अंडे नहीं बढ़ सकते हैं तो उसे दूसरे औरत के अंडे देना पड़ता है। तो इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम डोनेशन के लिए उनके रिलेटिव को तैयार करते थे।
अभी तो रूल चेंज हुआ है, अब रिलेटिव से तैयार करने का सवाल नहीं पैदा होता। अभी जो रजिस्टर्ड जेनेटिक लैब करते हैं उनसे हम ले सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में ये अलाउड था, तो हम रिलेटिव को हम उनके ये करते थे कि आपकी रिलेटिव है, आपकी बहन है, तो आप एम्ब्रियो होम डोनेशन के लिए आप इनको मदद करो। तो एक दो बार का ऐसा हुआ कि हमने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, हाँ ये औरतों के अंडे होते हैं और ये आप अंडे इनको दे देंगे, तो औरत के अंडे लेके इस औरत को अंडे देंगे और हम बच्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो लोगों को ऐसा लगा कि औरतें कहाँ अंडे देती है, तो एक जोक हो गया था। वो ऐसा ही एक खेड़े गाँव के पेशेंट थे, उसके रिलेटिव को मैंने समझा दिया उसके बहन को कि औरत जो अंडा देती है, वो तो बोलते कि औरत कभी अंडे देती क्या? बोले अंडे तो सिर्फ मुर्गी देती, बोले मुर्गी या पक्षी देते। फिर उनको ये बात समझानी पड़ी कि अंडा बोले तो तुम्हारे को दिखेगा नहीं, लेकिन हम सोनोग्राफी से वो अंडा निकालते हैं और निकाल के हम ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने होम डोनेशन, एम्ब्रियो डोनेशन ये सिस्टम शुरू की। थोड़े दिनों के बाद फिर सरोगेसी के कुछ पेशेंट आए। कुछ सरोगेसी के लिए उसका भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है। फिर उसका वकील, उसका बॉन्ड पेपर बनाना या फिर उसका एग्रीमेंट, ये सब लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमारे को मालूम नहीं था। हमने वो सब लिया होते हॉस्पिटल से, सब जाके क्या सिस्टम रहती वो सिस्टम फॉलो किया और उसके बाद हमने सरोगेसी भी की। और अल्हम्दुलिल्लाह सरोगेसी के हमारे बहुत सारे पेशेंट ने आज तक इंटरव्यू दिया है, इससे पहले के सीरियल में हमने वो भी बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि when there is will there is way। जहाँ पे तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है तो वहाँ पे अल्लाह भगवान को भी आपको मदद करते हैं कि आपके जो टारगेट है वो अचीव करने में। तो ये हमारा सफ़र, जो टेस्ट बेबी का सफ़र हमारा 2007 से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि इंडिया के मोस्ट टॉप 10 में हमारा नंबर आता है और आज का हमारा सक्सेस रेट 70-80% है। पिछले बैच का ही हमारे 12 में से 8 पेशेंट पॉजिटिव आ गए, तो 12 में से 8 में तो 75% सक्सेस रेट हो गया और ये सक्सेस रेट इंटरनेशनल सक्सेस रेट से भी ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास आने वाला कोई भी पेशेंट, उसकी गोद उसके बच्चे के साथ ही भरी जानी चाहिए, कोई नाराज़ ना होके जाए, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। और अब ये कोशिश करते हैं कि लोगों को कम पैसों में कैसा हम प्रेगनेंसी दे सकें। तो अभी हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एम्ब्रियो फ्रीजिंग को सिर्फ उसी पेशेंट को हम कर सकते हैं, तो उसमें कॉस्ट फैक्टर कम हो सकती है। बाई चांस कभी एक आधा साइकिल फेल भी हुआ, अगर उसके खुद के एम्ब्रियो तैयार हैं, खुद के बच्चे फ्रीज करके रखे हैं, तो हम उसे कम पैसों में भी कर सकते हैं। और इसी तरह हर कठिनाई पे, हर डिफ़िकल्टी को ओवरकम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और हमारे हॉस्पिटल का ब्रीद वाक्य है, बंधत्वा करो मातृत्वा करें, दैट इज़ फ्रॉम इनफर्टिलिटी टू मदरहुड। और ये सफ़र हम इंशाल्लाह ऐसा ही जारी रखेंगे।